महाराष्ट्र नोट कांड पर बीजेपी ने जवाब दिया है। विनोद तावड़े पर बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं। बीजेपी ने कहा है एमबीए हार के डर से झूठ फैला रही है बीजेपी का बड़ा आरोप। हताश होकर अंतिम साजिश रची गई है महाविकास अघाड़ी द्वारा। हवा में आरोप न लगाए विपक्ष, ये भी कहा गया। विनोद तावड़े होटल में बैठक कर रहे थे, बीजेपी ने इस पर कहा है, और 5 करोड़ रुपए कहां थे ये दिखाया जाए। आरोप लगाने वाले सबूत भी पेश करें। सीसीटीवी की जांच में सच सामने आ जाएगा, बीजेपी के द्वारा कहा गया है। हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं और संगठन से जुड़े अनेक कार्यों को देख रहे हैं। वो थाने के बाड़ा से जा रहे थे और अपनी सहज स्वाभाविक संगठनात्मक दायित्व के अनुरूप भिन्न भिन्न प्रत्याशियों से वो फोन पर हालचाल ले रहे थे कि क्या चीज में क्या परिस्थिति है, कैसी क्या स्थिति है। और इसी विधानसभा के प्रत्याशी ने यह भी अपेक्षा की कि वो अगर हो सके तो उस बैठक में आ जाए। संगठनात्मक उसे बैठक कहें या अनौपचारिक बैठक कहें, उस रूप में वो भाग लेने के लिए पहुंचे। और वहीं अनायास वहां के जो बहुजन विकास अघाड़ी के प्रत्याशी हैं वो आ गए और पहले उन लोगों ने इस बात के लिए विवाद उठाना शुरू किया। अब यहां पर मैं बहुत टेक्निकल बात कहना चाहता हूं। हमारी तरफ से, श्री विनोद तावड़े जी की तरफ से बहुत स्पष्ट कहा गया है कि ये घटना होटल की है, किसी प्राइवेट प्लेस की नहीं है। और आखिर विरार के जिस होटल में बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े मौजूद थे, वहां हुआ क्या, क्या क्या मिला, देखते हैं इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र में कल मतदान है, लेकिन वोटिंग से पहले पालघर के नाला सोपारा विधानसभा क्षेत्र में एक होटल में जमकर हंगामा हुआ। यह हंगामा उस समय हुआ जब बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े विरार के एक होटल के अंदर बैठक कर रहे थे। तभी बहुजन विकास अघाड़ी के विधायक क्षितिज ठाकुर और उनके समर्थक होटल के अंदर घुस गए। आप देख सकते हैं कि बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ता एक थैले में कुछ कैश लिए हैं। इनका दावा है कि होटल के कमरा नंबर 405 से 9 लाख रुपए मिले हैं। आप देख सकते हैं कि एक डायरी में कुछ लोगों के नाम हैं। दावा किया जा रहा है इसमें उन्हीं लोगों के नाम हैं जिन्हें पैसे दिए गए हैं। होटल के अंदर एक काला बैग भी दिखाई दे रहा है। जब यह सब हो रहा था तभी बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने विनोद तावड़े को घेर लिया। होटल में बहुजन विकास अघाड़ी के विधायक क्षितिज ठाकुर और विनोद तावड़े के बीच काफी बहस हो रही थी। क्षितिज ठाकुर एक लाल डायरी भी दिखा रहे थे। हालांकि इस डायरी में क्या है यह अभी पता नहीं चल पाया है। होटल के अंदर काफी देर तक हंगामा होता रहा। पुलिस भी वहां मौजूद थी। बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ताओं का दावा है कि इस होटल में विनोद तावड़े ने 5 करोड़ रुपए बांटे हैं। विनोद तावड़े ने कैश बांटने के आरोप पर सफाई दी है। तावड़े ने कहा है कि चुनाव आयोग इसकी जांच करे। वहीं उद्धव ठाकरे ने बीजेपी की मंशा पर सवाल उठाया। यह आरोप बहुजन विकास अघाड़ी ने लगाया कि जिस होटल में बीजेपी के महासचिव विनोद तावड़े मौजूद थे वहां पैसे बांटे जा रहे थे, जिसके बाद विपक्षी पार्टियों ने बीजेपी को घेरा। शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने बीजेपी की मंशा पर सवाल उठाया। माझी बॅग तपासली गेली, बॅगेमध्ये तर काय सापडलं नाही। विनोद तावडेंच्या बॅगेत पैसे सापडले तर तुमच्याकडनं कळलं। तसंच काल अनिल देशमुखांवरती जो हल्ला झाला, हे दगड तपासण्याचं काम कोणी करायचं होतं। म्हणूनच मी आई तुळजाभवानीला साकडं घातलंय की ही सगळी भ्रष्ट आणि दहशतवादी राजवट एकदा या राज्यातून खत्म करून टाक। मामला सामने आने के बाद चुनाव आयोग ने विनोद तावड़े के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी है। हालांकि विनोद तावड़े ने खुद पर लगे आरोपों को खारिज किया और कहा कि पूरे मामले की चुनाव आयोग जांच करा ले। नालासोपारा विधानसभा चुनाव क्षेत्र में कार्यकर्ताओं की बैठक चल रही थी। सामने वाला जो पार्टी हमारे मित्र पक्ष है, इधर अप्पा ठाकुर जी है या क्षिति है, उनके कार्यकर्ताओं को लगा कि हम पैसे बांट रहे हैं। चुनाव आयोग उसकी इंक्वायरी करे, पुलिस इंक्वायरी करे, सीसीटीवी फुटेज ले ले। महाराष्ट्र के नोट कांड को लेकर राहुल गांधी ने तंज किया है। पूछा है सवाल कि ये 5 करोड़ किसकी सेफ से निकला है, जनता का पैसा लूटकर किसने टेम्पो में भेजा, ये सवाल उठाया राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और ये सवाल उठाया कि ये 5 करोड़ किसके सेफ से निकले हैं। और कैश कांड पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत और शिवसेना यूबीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। 5 करोड़ नगद उनके पास से बरामद हुए हैं। यह पैसा चुनाव के महज कुछ घंटों पहले क्यों बांटा जा रहा है,
क्यों लेकर आए हैं, ये एक सवाल है। लेकिन उससे बड़ा सवाल यह है कि कानून और नियम यह कहता है कि चुनाव प्रचार थम जाने के बाद 18 नवंबर शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम गया। चुनाव प्रचार थम जाने के बाद कोई भी किसी और चुनावी इलाके में नहीं रह सकता है। विनोद तावड़े बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विरार पूर्वी के एक होटल में क्या कर रहे थे? ये वो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की जिसने सोच लिया है कि वो सत्ता में तभी आ सकते हैं जब धन बल का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले तो सवाल ये उठता है विनोद तावड़े जी विरार में, अगर विरार में ही 5 करोड़ बांटते हुए पाए गए हैं तो बाकी सारे कॉन्स्टिट्यूंसीज में भारतीय जनता पार्टी कितना पैसा खर्च कर रही होगी। महाराष्ट्र में वोटिंग से पहले कैश कांड पर संजय राउत ने क्या कहा और बीजेपी ने इसका जवाब क्या दिया, सुनिए। विनोद तावड़े हमारे राष्ट्रीय महामंत्री है और राष्ट्रीय महामंत्री आके एक विधानसभा में होटल में बैठ के पैसे का पैकेट बांट सकते हैं क्या? यह हास्यास्पद आरोप है। चुनाव उनके हाथ में से गया है, पराभव उनका सुनिश्चित है। इसलिए महायुति के बाजू में महाराष्ट्र की जनता है, तो जनता का मत विचलित करना और अपने हाथ में चुनाव में लास्ट दिन में कुछ लग सकता है क्या, इसलिए ये प्रयास है। बांटेंगे, पैसा बांटेंगे तो जीतेंगे ना। हाँ, बांटेंगे तो कटेंगे नहीं। भाजपा वाले पैसा बांटेंगे तो ही जीतेंगे, लेकिन बांटने वालों को पकड़ दो। और भी राष्ट्रीय महासचिव, कभी चंडीगढ़ का मेयर को बनाओ, वहाँ पैसा बांटो, हरियाणा में पैसा बांटो। वो बहुत ही अनुभवी व्यक्ति है उसमें। इस काम का महाराष्ट्र का सबसे अनुभवी व्यक्ति कौन होगा तो तावड़े जी है। महाराष्ट्र के मानखुर्द शिवाजी नगर से समाजवादी पार्टी प्रत्याशी अबू आजमी ने मुफ्ती सलमान अजहरी से हुई मुलाकात पर सफाई दी है और बचाव में कहा है कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है। बीजेपी ने इस मुद्दे पर अबू आजमी को घेरा था। बीजेपी ने मानखुर्द शिवाजी नगर सीट से समाजवादी पार्टी नेता अबू आजमी की मुफ्ती सलमान अजहरी से हुई मुलाकात पर सवाल उठाया और आरोप लगाया है कि ये वही सलमान हैं जो हेट स्पीच के केस में गिरफ्तार हो चुके हैं। अबू आजमी जो उद्धव जी के घर गए थे, जो एमवीए का हिस्सा है, वो मुफ्ती सलमान से दुआ ले रहे हैं, उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं, उनसे ब्लेसिंग्स ले रहे हैं कि हमें जिताइए। मुफ्ती सलमान से मुलाकात के दौरान अबू आजमी ने क्या कहा था, सुनिए। आप मुझे दुआ कीजिए कि मैं इस इलेक्शन में चौथी बार लड़ रहा हूँ इलेक्शन। और इस इलेक्शन में मुझे कामयाबी मिली क्योंकि मेरे यहाँ 1,90,000 मुस्लिम वोट है और 5 लोग लड़ने वाले हैं और 1,50,000 वोट है, नॉन मुस्लिम 1 लड़ने वाला है। बीजेपी के ऐतराज के बाद अबू आजमी ने अपने बचाव में क्या कहा, ये भी सुनिए। कोई गलती नहीं मौलाना साहब की है, हमारी उनकी मांग थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कोई बोले तो आप क्या करोगे। हमने कहा हम उस पर यूएपीए लगवाने की बात कर रहे हैं। और महाराष्ट्र की भिवंडी वेस्ट सीट से चुनाव लड़ रहे एआईएमआईएम उम्मीदवार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भावुक हो गए और प्रशासन पर चुनावी रैली रद्द कराने का आरोप लगाया। शायद मेरा लास्ट इलेक्शन हो, शायद मेरा लास्ट इलेक्शन हो। 5 साल बाद मैं रहूं ना रहूं मुझे पता नहीं है। मेरा कसूर है बेटा, कसूर है मेरा कि मैं लड़ रहा हूँ सबके लिए। मेरा यही गुनाह है ना। और मेरे को आवाज़ उठाता हूँ रोज सबके लिए, तो क्यों रोकते हो आप? मेरी रैली को कैंसिल करते हो आप? वारिस भाई हिम्मत मत मारो, हम लोग आपके साथ हैं। वारिस भाई परेशान कर प्रशासन से परेशानी, सारे पॉलिटिकल नेता मेरे पीछे लग गए हाथ धो के इसको रोको। तुम रोकना चाहते हो रोक लो, अल्लाह ने मुझे लाया, अल्लाह नहीं रोकेगा, अल्लाह जिताएगा इंशाअल्लाह। भिवंडी की आवाम जिताएगी मुझे। महाराष्ट्र झारखंड चुनाव से पहले कांग्रेस ने नेताओं को अलर्ट किया है। कांग्रेस ने अपने पोलिंग एजेंट्स और नेताओं को इस बारे में अलर्ट किया है। 30,000 पोलिंग एजेंटों को ट्रेनिंग दी गई है। पोलिंग एजेंटों को अनियमितताओं को रोकने के लिए ट्रेन किया गया है। ईवीएम मतदाता सूची पर भी नजर रखने को कहा गया है। हरियाणा में हार के बाद कांग्रेस ने अपने नेताओं को ये अलर्ट किया है। तो ये बहुत अहम जानकारी इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल कांग्रेस इस बार ज्यादा अलर्ट मोड में नजर आ रही है। वजह महाराष्ट्र झारखंड चुनाव से पहले कांग्रेस ने क्यों अलर्ट जारी किया है, ये आपको बताते हैं। कांग्रेस ने अपने पोलिंग एजेंट्स को और नेताओं को
सतर्क रहने को कहा है और उन्होंने ये कहा है कि 30,000 पोलिंग एजेंटों को हमने ट्रेनिंग दी है। पोलिंग एजेंटों को अनियमितताओं को लेकर, उन्हें रोकने को लेकर ट्रेनिंग दी गई है। कुमार विक्रांत इस वक्त हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। कुमार, किस तरह से कांग्रेस की तरफ से इन अनियमितताओं को रोकने को लेकर ट्रेनिंग देने की बात सामने आई है? जी देखिए, कांग्रेस के सूत्रों के जरिए TV9 को जानकारी मिली है कि हरियाणा की हार से सीख लेते हुए महाराष्ट्र और झारखंड से पहले कांग्रेस ने अपने पोलिंग एजेंट और नेताओं को अलर्ट किया है। इसके लिए अनियमितता रोकने के लिए फॉर्म 17C के मिलान के लिए ऐप के जरिए खासकर ये ट्रेनिंग दी गई है और पोलिंग एजेंटों को ईवीएम की बैली वोटों के मिलान, मतदाता सूची वगैरह पर नजर रखने के लिए कहा गया है। और दोनों राज्यों में कांटे का संघर्ष देखते हुए नतीजों की बाद की स्थिति से निपटने के लिए वरिष्ठ पर्यवेक्षकों को भी अलर्ट मोड पे रखा गया है। खास बात यह है कि एक विशेष ऐप के जरिए इन सबको ट्रेनिंग दी गई है। जी कुमार, शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका। कल यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव है। इससे पहले समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है। एसपी की चिट्ठी में क्या है और बीजेपी ने क्या जवाब दिया, आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव से पहले सियासत गर्माती जा रही है। समाजवादी पार्टी ने वोटिंग से पहले मुख्य चुनाव अधिकारी को पत्र लिखा है। पार्टी ने कहा है कि मतदान के दिन कोई भी पुलिसकर्मी वोटर आईडी की जांच न करे। चिट्ठी में कहा गया है कि मतदान अधिकारी को ही वोटर आईडी की जांच का अधिकार है। चिट्ठी में लिखा है कि लोकसभा चुनाव में पुलिसकर्मियों ने एसपी समर्थक मतदाताओं को डराया था। लोकसभा चुनाव में जांच के बहाने पुलिसकर्मियों ने मुस्लिम महिलाओं के नकाब हटाने की कोशिश की थी। नकाब उठाने के डर से महिला वोटर लोकसभा चुनाव में बिना वोट दिए वापस लौट गयी। समाजवादी पार्टी की चुनाव आयोग को चिट्ठी पर यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने जवाब दिया है। पूरी तैयारियां हैं मतदान के लिए और भारतीय जनता पार्टी 9 की 9 सीटें जीतने जा रहे हैं। एक और बड़ा अहम सवाल है सर, समाजवादी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष ने पत्र लिखकर ये बात वो पूरी तरह से दिग्भ्रमित हैं। संवैधानिक संस्थाओं पर इस प्रकार के प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना उनका पुराना सगल रहा है। हम सब नियम कानून से चलेंगे, जो निर्वाचन आयोग के नियम है उसी नियमों के तहत मतदान में हम लोग भागीदार हिस्सादार बनेंगे। और वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने उम्मीद जताई है कि चुनाव आयोग सभी सूचनाओं पर कार्रवाई करेगा। हमें उम्मीद है कि चुनाव आयोग इन तमाम सूचनाओं पर कार्रवाई करेगा और जो प्रशासन के लोग जो दबाव बनाना चाहते हैं वो दबाव नहीं बनेगा। और हम अपने पॉलिटिकल लीडर्स को, जो हमारे जिम्मेदार नेता, हम उनसे कहेंगे जिन क्षेत्रों में चुनाव है आप आचार संहिता का उल्लंघन न करते हुए अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए आसपास क्षेत्र के जरूर रहें, जिससे हमारा कार्यकर्ता डिमोरलाइज न हो, वोट डालने से रोका ना जाए। ये रेड कार्ड तो ये सरकार, प्रशासन कहता है कि प्रशासन ने दिया है, लेकिन ये सरकार दिलवाती है रेड कार्ड। जो BLO से लेकर के जो अधिकारी हटाए गए थे वो सरकार ने हटाए थे। बीजेपी को डर है कि वो चुनाव हार रहे हैं। क्या कोई मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, सांसद, जिलाधिकारी, पुलिस कप्तान, CO, SO, पुलिस फोर्स सब लगी हुई चुनाव जिताने में, तब भी जनता उनके पक्ष में नहीं खड़ी दिखाई दे रही है। हवा में बढ़ते प्रदूषण की बात कर लेते हैं। जहरीली हवा में कैद होती दिल्ली को इस मुसीबत से बाहर निकालने के लिए अब कृत्रिम बारिश की पहल की गई है। दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री ने केंद्रीय मंत्री को चिट्ठी लिखकर बैठक बुलाने का आग्रह किया है। दिल्ली NCR में दमघोंटू हवा से निजात दिलाने के लिए अब दिल्ली सरकार कृत्रिम बारिश कराने की वकालत कर रही है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि इस सिलसिले में उन्होंने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को चिट्ठी लिखी है। हमें लगता है कि अब वो समय आ गया है कि दिल्ली के अंदर इस स्मॉग की चादर को तोड़ने के लिए, दिल्ली के लोगों को प्रदूषण से मुक्त कराने के लिए आर्टिफिशियल रेन कराई जाए। माननीय भूपेंद्र यादव जी को चिट्ठी लिख रहा हूं कि तुरंत केंद्र सरकार इमरजेंसी मीटिंग कॉल करे। वहीं केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने कहा है कि केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को काफी फंड दिए हैं। राज्य सरकारों को इसके लिए मदद करने के लिए दिल्ली की सरकार को लगभग 38-40 करोड़ रुपए इस काम के लिए दिए हैं। भाई केंद्र की सरकार तो फंड्स मुहैया करा सकती है, काम तो आम आदमी पार्टी की जो राज्य की चुनी हुई सरकार है उसको करना है। इस्तीफा दे दे, हम कर लेंगे ठीक। दिल्ली में ऑड इवन लागू करने के सवाल पर गोपाल राय ने कहा कि अभी सरकार की प्राथमिकता स्मॉग खत्म करने की है, जो कृत्रिम बारिश से ही संभव है। जम्मू कश्मीर में भी प्रदूषण का असर देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान की करतूत की वजह से सीमावर्ती जिलों का AQI खराब है।
पाकिस्तान के कई शहरों में प्रदूषण इस कदर बढ़ गया है कि सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। दुनिया के सबसे टॉप प्रदूषित शहरों में पाकिस्तान के शहर शामिल हैं। पाकिस्तान के पंजाब की राजधानी लाहौर सबसे प्रदूषित शहर है। यहाँ प्रदूषण स्तर 700 पार कर गया है। स्कूल बंद कर दिए गए हैं और वर्क फ्रॉम होम शुरू कर दिया गया है। इसके लिए पाकिस्तान ने भारत को जिम्मेदार ठहराया है, लेकिन असल में पाकिस्तान की वजह से जम्मू कश्मीर के लोगों का सांस लेना भी दूभर हो गया है। दरअसल पाकिस्तान में जमकर पराली जलाई जा रही है। इसके कारण पाकिस्तान से सटे जम्मू और सांबा जिले में प्रदूषण की मात्रा अधिक है। दोनों ही क्षेत्रों में AQI 500 पार पहुंच गया है, जिससे सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। जम्मू में आमतौर पर AQI 100 से 120 के आसपास रहता है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से ये इंडेक्स 180 तक पहुंच गया है। वहीं सांबा में भी हवा जहरीली हुई है और AQI 178 रिकॉर्ड किया गया। वहीं भारत से सटे पाकिस्तान के सियालकोट में AQI 500 से अधिक और सांबा के साथ लगते शक्करगढ़ में AQI 600 पार कर गया है। और दिल्ली पुलिस ने धोखाधड़ी के मामले में चीन के एक नागरिक को गिरफ्तार किया है। इस आरोपी का नाम फेंग चेनजिन है, जिसके तार 100 करोड़ रुपए की ठगी से जुड़े हुए हैं। पुलिस ने बताया कि बीते 24 जुलाई की तारीख को सुरेश कोलचियाल नाम के शख्स की ओर से साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई गई थी। उसने बताया कि धोखाधड़ी वाले स्टॉक मार्केट ट्रेनिंग सेशन में लालच देकर पैसों के निवेश करने के लिए धोखा दिया गया था। धोखेबाजों के जरिए कई बार के लेनदेन में 43,05,000 कई बैंक खातों में ट्रांसफर किए गए थे। इसके बाद पुलिस ने छापेमारी के बाद आरोपी चीनी नागरिक फेंग चेनजिन को गिरफ्तार किया। वहीं पुलिस को मामले की आगे की जांच करने पर पता लगा कि चीनी नागरिक फेंग चेनजिन के तार आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी साइबर क्राइम और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े 2 अहम धोखाधड़ी मामलों से जुड़े हुए हैं। पुलिस को पता लगा कि साइबर क्राइम पोर्टल पर 17 आपराधिक शिकायतें भी दर्ज हैं, जो सभी एक ही फिनकेयर बैंक खाते से जुड़ी हुई हैं। पुलिस के मुताबिक सब मिलाकर 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की धोखाधड़ी की गई है। आगे की जाँच चल रही है। फेंग चेनजिन 2020 में आंध्र प्रदेश में एक कंपनी के लिए वर्क वीजा पर भारत आया था, जिसके बाद चीनी नागरिक ने 100 करोड़ की धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम दिया। दिल्ली चुनाव से पहले अपनी उपलब्धियां गिनाने का काम शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार बनने के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास तेज रफ्तार से हुआ है। दिल्ली मेट्रो ने इस दौरान नई ऊंचाइयां छुई हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी का कहना है कि पिछले 10 सालों में दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास का काम तेजी से हुआ है। उन्होंने दिल्ली मेट्रो के 86 किलोमीटर वाले फेज 4 का खास तौर पर जिक्र किया, जिसका काम तेजी से चल रहा है। दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर में और इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में जो एक बहुत बड़ा काम पिछले 10 साल में हुआ है, वो है मेट्रो का एक्सपेंशन। अभी दिल्ली मेट्रो के फेज 4 का एक्सपेंशन चल रहा है। 86 किलोमीटर्स की ये लाइन है। आज सुबह दिल्ली मेट्रो के फेज 4 के एक्सपेंशन में पहली सेट ऑफ ट्रेन्स जो आई हैं, मुकुंदपुर डिपो पे मैंने उसका इंस्पेक्शन किया। स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रेन्स जो फुली ऑटोमेटेड हैं और ड्राइवरलेस ट्रेन्स हैं। दीज आर रिगार्डेड दुनिया में सबसे सोफिस्टिकेटेड ट्रेन्स में से आज दिल्ली मेट्रो की ट्रेन्स मानी जाती हैं। और 15 नवंबर को रिलीज हुई गोधरा कांड पर बनी फिल्म द साबरमती रिपोर्ट को मध्य प्रदेश सरकार ने टैक्स फ्री करने का ऐलान कर दिया है। भारत का रहने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि 10 साबरमती रिपोर्ट सूबे के मंत्री और विधायक भी देखें और लोगों को दिखाएं। कश्मीर फाइल और केरला स्टोरी के बाद मध्य प्रदेश में गोधरा कांड पर बनी फिल्म द साबरमती रिपोर्ट को भी टैक्स फ्री कर दिया गया है। द साबरमती एक तरह से बहुत अच्छी पिक्चर बनी है। मैं स्वयं भी देखने जा रहा हूँ, अपने मंत्री विधायक सांसदों को भी देखने पहुँचा रहा है और आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि हम उसको टैक्स फ्री भी करने जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि गोधरा कांड करने के लिए लोगों को उकसाया गया। उन्होंने कहा कि जो लोग गोधरा के पीड़ित हैं, सरकार ने आज तक उनकी सुध नहीं ली है। उन लोगों से पूछ लीजिए जो गोधरा कांड में प्रताड़ित हुए, अनाथ हुए, जिनको न तो उनका पुनर्वास हुआ। दिग्विजय सिंह ने जंगल सत्याग्रह पर बनी एक फिल्म का जिक्र किया और कहा कि मध्य प्रदेश सरकार को इस फिल्म को टैक्स फ्री करना चाहिए था, जो अंग्रेजों के जुल्म के इर्द गिर्द घूमती है। माता वैष्णो देवी के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। माता वैष्णो देवी का दर्शन कर हर भक्त अपने लिए लगातार तैयारियां करता है, लेकिन इस बीच जो जिम्मेदारी श्राइन बोर्ड की है, उसने भी तैयारियां की हैं। उसने रोपवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। इस पर ये रिपोर्ट देखिए।
माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 2023 में 95 लाख रही, जो कि रिकॉर्ड है। ये संख्या हर साल बढ़ती जा रही है, लेकिन ऐसे बहुत से भक्त हैं जिनके लिए कटरा से माता वैष्णो देवी के मंदिर तक 13 किलोमीटर की चढ़ाई बेहद मुश्किल होती है। अब माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने रोपवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है, जिससे सभी के लिए यात्रा सुलभ हो सकेगी। बहुत सारे हमारे ऐसे सीनियर सिटीजन्स हैं, बहुत सारे दिव्यांग यात्री हैं, बहुत सारे मेडिकली अनफिट यात्री हैं जो बहुत सालों से ये उनकी इच्छा रहती है कि वो भी इस यात्रा को कर सकें, परंतु 13 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई होने की वजह से और हेलीकॉप्टर की जो कैपेसिटी है वो लिमिटेड होने की वजह से बहुत सारे ऐसे यात्री जो हैं इस यात्रा को नहीं कर पाते हैं, और इसी जो डिमांड सप्लाई का जो गैप रहता है उसको फिल करने की कोशिश की जा रही है बोर्ड के द्वारा एक रोपवे प्रोजेक्ट के जरिए। बोर्ड के अधिकारियों के मुताबिक रोपवे तारकोट मार्ग को भवन यानी मुख्य मंदिर क्षेत्र से जोड़ेगा। रोपवे स्थानीय लोगों से चर्चा कर बनाया जाएगा। भारत जल्द ही तेल रिफाइनिंग हब के तौर पर स्थापित होने जा रहा है। रिफाइनिंग क्षमता बढ़ने से भारत जल्द ही पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का बड़ा निर्यातक भी बनेगा। मोदी सरकार रिफाइनिंग के क्षेत्र में बड़ा प्लेयर बनने के लिए लगातार कदम उठा रही है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश भारत दुनिया में रिफाइनिंग हब के तौर पर उभर रहा है। दरअसल दुनिया के तमाम बड़े रिफाइनिंग सेंटर वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को तेजी से अपनाने के कारण अपनी रिफाइनिंग क्षमता घटा रहे हैं, जो भारत के लिए अवसर है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी के मुताबिक भारत की रिफाइनरियां न केवल रिफाइनिंग की क्षमता बढ़ाएंगी बल्कि दूसरे देशों के लिए क्षेत्रीय हब के तौर पर भी काम करेंगी। भारत अपनी रिफाइनिंग क्षमता 81% तक बढ़ाकर 450 MTPA यानी मीट्रिक टन प्रति वर्ष करना चाहता है, जो वर्तमान में लगभग 249 MTPA या लगभग 50 लाख बैरल प्रतिदिन है। 2028 तक 310 MTPA का लक्ष्य रखा गया है, जो निजी और सरकारी रिफाइनरीज को मिलाकर हासिल करना है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने कहा, छोटी रिफाइनरियां अब आर्थिक रूप से व्यवहारिक नहीं रहेंगी, इसीलिए भारत पेट्रोलियम कॉर्प लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्प लिमिटेड जैसी सार्वजनिक तेल कंपनियां 1,80,000 से 3 लाख बैरल प्रतिदिन वाली रिफाइनरी शुरू करने पर काम कर रही हैं।